वेलकम टू बेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे RAS प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित 15 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो RAS है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप CET के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, DTP का जो टीकाकरण लगता है उसके अंदर जो टी का तात्पर्य क्या होता है। तो D और T और P इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है और ये तीन बीमारियां हैं। कौन सी तीन बीमारियां हैं, इन तीनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% बनते हैं कि DTP में या कोई और नाम दे देगा या कोई और बीमारी दे देगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसके अंदर इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो इसके अंदर जो DTP है इसके अंदर टी का मतलब होता है टेटनेस। क्या होता है? टिटनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि डी, टी और पी में टी का तो बता दिया आपने कि टिटनेस है, तो डी का क्या है और पी का क्या है। तो डी का हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। और जो पी है इसका हो जाएगा पर्टुसिस। क्या हो जाएगा? पर्टुसिस। ये तीन बीमारियां हैं जो डीटीपी का टीकाकरण लगता है। और ये कितने साल के बच्चों का लगता है? ये 7 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ये टीकाकरण लगता है। टिटनेस क्यों लगता है? तो टिटनेस किसी जंग खाई हुई या कांच से अगर कोई कट जाता है या घाव हो जाता है तब टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो डिप्थीरिया और जो पर्टुसिस रोग होते हैं वो संक्रमित रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और ये किसी भी अन्य टीकों के साथ ये दिए जा सकते हैं। और डीटीपी एक तरह की वैक्सीन होती है। ठीक है, और इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है वो ये होता है कि अगर पहले ही ये इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो बॉडी के अंदर अगर कोई भी बीमारी डीटीपी से संबंधित होती है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। अब एंटीबॉडी बना लेगी तो बॉडी अपने आप में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेगी, जिससे क्या है वो बीमारी शरीर को होगी ही नहीं। तो ये इसके पीछे काम करता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बीटी कॉटन, अभी थोड़े दिन पहले ये मुद्दा भी चला था, बीटी बैंगन। तो जो पर्यावरण मंत्रालय है वो इनकी अनुमति देता है। तो जो बैंगन का जो मूल बीज था उसके अंदर कुछ परिवर्तन किया गया। ठीक है, और उस परिवर्तन कर करके बीटी कॉटन बनाया गया और बीटी बैंगन बनाया गया। तो उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसी परिवर्तन को कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। आपने अगर एक्समैन मूवी देखिए, उसके अंदर जिनके पास वो पावर होती है वो म्यूटेशन के शिकार होते हैं। किसके शिकार होते हैं? म्यूटेशन के शिकार होते हैं। बाकी प्रतिरूपण क्या होता है? प्रतिरूपण जैसे कि आप फोटोकॉपी होता है वैसा जेरोक्स टाइप प्रतिरूपण होता है। विखंडन, एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका बनना विखंडन कहलाता है। ठीक है, और प्रजनन, बच्चे पैदा करना प्रजनन कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन किसके प्रकार है। तो कंप्रेशन, अगर आपके ये दो वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं कि पेट्रिफिकेशन इंप्रेशन क्या होता है, तो कंप्रेशन आपको पता होगा। कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेशर डालना। क्या डालना? प्रेशर डालना या दबाव ये डालना, तो ये होता है कंप्रेशन। तो दाब, दबाव और प्रेशर किन के ऊपर डाल रहे हैं? जीवाणुओं पर नहीं, बीजाणुओं पर नहीं, वायरस पर नहीं, जीवाश्मों पर, क्योंकि कई करोड़ों वर्षों से इनके ऊपर प्रेशर रहा है, पेट्रिफिकेशन रहा है, इंप्रेशन रहा है। ठीक है, जो किसमें बदल गए? जीवाश्मों में बदल गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्मों पर पेट्रिफिकेशन, इंप्रेशन और कंप्रेशन ये जीवाश्मों के प्रकार है, क्योंकि इसी विधि से जीवाश्म बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस जैव अणु में अम्ल नहीं पाया जाता है। तो इन चारों में से किस में जैव अणु में अम्ल जो एसिड होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जिनके अंदर अम्ल नहीं पाया जाता है? तो वो होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर अम्ल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कोक तो किससे बनता है? या तो कोयले से या फिर लकड़ी से।
डामर उपोत्पाद है, ग्रीस भी उपोत्पाद है, पैराफिन भी उपोत्पाद है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कोक हो जाएगा, क्योंकि कोक किसका प्रोडक्ट है, तो कोक होता है ईंधन। ठीक है, ईंधन है जो लकड़ी, कास्ट कोयला आदि से अपन को देखने को मिलता है। बाकी डामर, ग्रीस और पैराफिन, मोम, ये सारी चीजें उत्पाद है किसकी, पेट्रोलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से निर्मित प्लास्टिक, कृत्रिम रूप से निर्मित प्लास्टिक। अब कृत्रिम रूप से निर्मित प्लास्टिक के अंदर से कौन सा है, मेलामाइन, ये तो बॉडी के अंदर होती है, जो अपनी स्किन होती है उसके अंदर मेलामाइन होता है। वल्कनी रबर, ये नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है। बेकेलाइट, ये भी नेचुरल होता है, जो जीवाश्मों से मिलता है अपन को। ठीक है, और जो पीवीसी है ये आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि कृत्रिम तरीके से उत्पन्न किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीवीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने देखा था कि डीटीपी के अंदर टी का मीनिंग क्या होता है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि पीवीसी में सी का मीनिंग क्या होता है, तो क्लोराइड होता है, वी का विनाइल होता है और पी का पोली होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव्स होती है, वो उनको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। भाई गति करने के लिए माध्यम तो चाहिए ही ना, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती है बिना माध्यम के चल ही नहीं सकती। तो जो माध्यम किस में नहीं होगा, ठोस तो माध्यम है, हाइड्रोजन भी माध्यम है, तेल भी माध्यम है, निर्वात, तो निर्वात माध्यम नहीं है, यानी कि वैक्यूम में जो ध्वनि तरंगे हैं वो नहीं चलेगी। निर्वात को इंग्लिश के अंदर वैक्यूम कहते हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं पाया जाता। तो इसका अर्थ ये होता है कि निर्वात कहाँ पर मिलता है अपन को, अंतरिक्ष में मिलता है। और अंतरिक्ष में अगर निर्वात है तो वहां पर अगर आप एक व्यक्ति से बात करोगे, दूसरे व्यक्ति में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो बिना किसी माध्यम के वहां पर बात नहीं कर सकते। मतलब अगर आप थोड़ी सी मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी है तो आपकी आवाज सामने वाले तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि साउंड को माध्यम की जरूरत होती है और बिना माध्यम आपकी आवाज पहुंचेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेक्टोमीटर का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो लेक्टोमीटर आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि लैक्टेटिक जो मदर्स होती हैं वो उनके लिए कुछ दवाइयाँ मतलब प्रतिबंधित होती है। तो ये माँ के दूध से संबंधित है, तो जब दूध आ गया तो ऑब्वियसली बात है लैक्टोमीटर किसके लिए होगा, दूध की शुद्धता के लिए होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दूध की शुद्धता। और पानी में हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोमीटर या H2 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है। अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये करता है संवेग के सिद्धांत पर, यानी कि मोमेंटम पे। इंग्लिश में संवेग को मोमेंटम कहते हैं। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब जैसे करंट अफेयर में आपको अगर मैं बताऊं तो हाल ही के अंदर जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसका नाम है विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एस लॉन्च की गई है, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च की गई है जिसका नाम है विक्रम एस। तो आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर के अंदर कि हाल ही के अंदर इंडिया की पहली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च की गई है जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है विक्रम एस। और यह भी किसके सिद्धांत पर काम करती है, यह भी संवेग के संरक्षण सिद्धांत के ऊपर काम करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो अगर आपसे इसे पूछा जाए कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है m/v, जिसमें m है द्रव्यमान और v यहाँ पे हो जाएगा वेग यानी कि वेलोसिटी। तो द्रव्यमान इंटू वेग इक्वल टू संवेग, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कौन सा है।
तो मतलब जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सनलाइट का जो सोर्स है वो इन चारों के अंदर से कौन सा है? सूर्य नेचुरल है, चांद भी नेचुरल है, तारा भी नेचुरल है, तो मोमबत्ती हो जाएगी आर्टिफिशियल। तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि मोमबत्ती आर्टिफिशियल प्रकाश का एक स्रोत है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, लालटेन हो गई, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयोगी होगी? तो बेसिकली ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि उनको खराब होने से बचाने के लिए इनमें से कौन सी रणनीति का उपयोग किया जाएगा? तो एंटीऑक्सीडेंट का मिलना, तो ये तो सही है। किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना, बिल्कुल किसी एयर टाइट कंटेनर में अगर अपन रख देंगे तो वहाँ का जो अभिक्रिया है वो नहीं होगी और वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे मतलब कोई भी खट्टी चीज़ मिला देंगे या कोई ऑयल मिला देंगे, ठीक है, तो उससे भी खराब नहीं होता है। अक्रिय गैसों का फ्लश बैग उपयोग करना, जो अक्रिय गैस होती है जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, आपने लेस वाली चिप्स खाई होगी, चिप्स के जितने भी बैग होते हैं पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन आती है क्योंकि वो अक्रिय गैस होती है। और नाइट्रोजन जो वायुमंडल के अंदर 71% है जो कि अक्रिय गैस है, ठीक है। ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जो लेस वगैरह, जो चिप्स वगैरह की जो पॉलीथीन वगैरह होती है, पैकेट होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा होता है क्योंकि वो खराब नहीं होने देता खाद्य पदार्थों को। चौथा है बफर मिलियन का बढ़ाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों के चारों ही सही है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट का मिलना, किसी एयरटाइट कंटेनर में खाना रखना, अक्रिय गैसों के फ्लैशबैक का उपयोग करना, बफर विलियन का बढ़ाना, तो ये सारे सही है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च रक्तचाप किसका एक उदाहरण है? तो हाई ब्लड प्रेशर, तो ये किसका उदाहरण है? स्पर्शजन्य रोग गलत, गैर संक्रामक रोग बिल्कुल सही है। संक्रामक रोग, तो संक्रामक कैसे हो सकता है कि ब्लड प्रेशर तो बॉडी के अंदर होता है, यौन संचारित तो हो ही नहीं सकता। यौन संचारित होता है जैसे कि एड्स हो गया, HIV हो गया, ठीक है, और गोनेरिया हो गया, ये यौन संचारित होते हैं। संक्रामक रोगों में जैसे कि कोरोना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है अभी। स्पर्शजन्य रोग जैसे कि स्किन डिजीज वगैरह जो होती है वो स्पर्शजन्य रोग हो सकती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो गैर संक्रामक रोग हो जाएगा। तो रक्तचाप एक गैर संक्रामक रोग होता है और ये अनुवांशिक भी होता है, अनुवांशिक रोग भी हो सकता है, अनुवांशिक रोग भी हो सकता है। और स्पर्शजन्य रोग में जैसे फ्लू हो गया, सामान्य सर्दी हो गया, वो सारी चीज़ें। और यौन संचारित में हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ये भी यौन संचारित रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी रिंडर पेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकता है? तो इनमें से कौन सा मवेशी है जो रिंडर पेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकता है? तो कौन सा मवेशी है? भेड़, बकरी, सुअर, तो ये सारे ही रिंडर पेस्ट बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो रिंडर पेस्ट बीमारी क्या होती है? ये खुर वाले जानवर होते हैं जो विषाणु रोगों में सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, ये रिंडर पेस्ट, ठीक है। और ये लार वायरस जो होता है, ये लार आंखों से और नथुने के स्राव में जो मूत्र और जो मल होता है उसके रूप में खून आ सकते हैं। और जो संक्रमित जानवर होता है उसके अंदर जो बुखार होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर होता है वो लगभग 100 से ऊपर चला जाता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और जो भेड़ के अंदर अन्य रोगों के अंदर अगर बात करें हम, तो भेड़ में जैसे कि ओविन जोर रोग हो गया, पपड़ीदार मुंह हो गया, ठीक है। और बकरी के अंदर अगर बात करें तो जैसे कि टेप वॉर्म हो गया, गोट पॉक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जो राजस्थान है उसके अंदर मवेशी के मामले राजस्थान पहले नंबर पे आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की प्रजाति थैलोफाइटा से संबंधित है? तो आपको पता होगा जो वनस्पति किंगडम होता है, वनस्पति किंगडम है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की किंगडम है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रकार बताए गए, ठीक है, कि कौन सी वनस्पति किसके अंदर आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो थैलोफाइटा है वो इनमें से किस से संबंधित है? तो वो है स्पाइरोगायरा से संबंधित है थैलोफाइटा, क्योंकि ये प्लांटी जगत
जो प्लांटी जगत है, थैलोफाइटा के प्लांटी जगत के थैलोफाइटा विभाजन के अंतर्गत आता है स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो थैलोफाइटा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पौधा होता है और उसके अंदर जड़, तने और पत्तियों के में विभाजित नहीं होता है, सिंपल एक पौधा होता है। और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। और ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी नहीं होते हैं। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और परपोषी वे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। और इनमें बाह्य ऊतकों का अभाव होता है, मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर हो, ऐसे ऊतकों का अभाव होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, मतलब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क यानी कि हेड, सिर, उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है। तो इन चारों में से किसका सिर उनके शरीर के आकार का सबसे बड़ा है, तो वो कौन है, तो वो है हमारी डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो सिर होता है उसके शरीर के आकार का शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। डॉल्फिन में सभी सेटेसियस का मस्तिष्क के शरीर का वजन अनुपात सबसे अधिक होता है। और जो बोटल नोज होती डॉल्फिन होती है उनमें मनुष्य की तुलना में बड़ा दिमाग होता है। और मनुष्य के दिमाग का जो वजन होता है वो कितना होता है, लगभग 1500 ग्राम, इतना ही होता है। और उनके पास जो ब्रेन टू बॉडी वेट रेशो होता है, जो कि महान वानर करते हैं। मॉनिटर छिपकली जैसे टेगस हो गया, एनोल्स हो गए, तो वो कुछ जैसे कछुआ प्रजाति होती हैं उनमें भी सबसे बड़ी है डॉल्फिन। पक्षियों में जैसे तोते हो गए, कौवे हो गए, के बीच भी सबसे अधिक मस्तिष्क वाले शरीर का अनुपात इनमें पाए जाते हैं। तोते में, कौवे में, इनके अंदर भी अधिक मस्तिष्क बड़ा पाया जाता है अपने शरीर के अनुपात में। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो अगर आपको ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और इनका लेवल आरपीएससी के आरएएस के जैसा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको अगर ये टेस्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।